हेलो डियर लर्नर्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में। और इससे पहले हमने इसी चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट था कोपेन्स क्लासिफिकेशन, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ क्लाइमेट चेंज, यानी कि जलवायु परिवर्तन। चलिए पढ़ते हैं। द अर्लियर चैप्टर्स ऑन क्लाइमेट समराइज्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाइमेट एज इट प्रिवेल्स नाउ and the type of climate we experience now might be prevailing over the last 10,000 years with minor and occasionally wide fluctuations। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से हम किसी भी जगह के क्लाइमेट को फील करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, वो क्लाइमेट स्टार्टिंग से ही ऐसी नहीं रही है। किसी भी जगह की जो जलवायु है वो शुरू से इस तरीके की नहीं रही है, बल्कि उसमें बहुत तरह के चेंजेस आते रहे हैं। अगर हम देखें लास्ट जो 10,000 ईयर्स है वहाँ से लेकर आज तक की क्लाइमेट का अगर हम डेटा देखें तो हम पाएंगे कि उसमें कई तरीके के चेंजेस आए हैं। कभी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई हुआ होगा, कभी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लो हुआ होगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि टेम्परेचर में और क्लाइमेट में बहुत तरह के चेंजेस आए होंगे। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। द प्लैनेट अर्थ हैज़ विटनेस्ड मैनी वेरिएशन इन क्लाइमेट सिंस द बिगनिंग। अगर हम शुरुआत से देखें, बहुत स्टार्टिंग से देखें, जब से अर्थ जो है वो बनी होगी तब से लेकर आज तक हम देखते हैं कि अर्थ के ऊपर बहुत सारी क्लाइमेट रिलेटेड वेरिएशन, उतार चढ़ाव आए होंगे। जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स शो अल्ट्रेशन ऑफ ग्लेशियल एंड इंटरग्लेशियल पीरियड्स। और इसके साथ साथ में हम दो टर्म यहाँ पर आते हैं। एक तो है ग्लेशियल एंड इंटरग्लेशियल पीरियड्स, यानी कि ग्लेशियल पीरियड वो होता है जिसमें जो हमारी अर्थ के ऊपर जितना भी वाटर अवेलेबल है वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। और इंटरग्लेशियल पीरियड होता है दो ग्लेशियल पीरियड के बीच का पीरियड। देखिए, इसको मैं अपने नोट से आपको समझाती हूँ, थोड़ा सा चीज़ें आपको और क्लियर हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लाइमेट चेंज के बारे में मैंने लिख रखा है। दीज आर रैपिड एंड आर अफेक्टेड बाय ग्लेशियल एज एंड एडवांस ऑफ ग्लेशियर एंड आइस शीट्स fall in level sea level and deglaciation leading to rise in sea level। यानी कि क्लाइमेट चेंज जो है वो एक तरीके से हमारी जो ग्लेशियर्स के मेल्टिंग के लिए, जिसको हम डीग्लेशिएशन की प्रोसेस बोलते हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसा कि नाउडेज आप बहुत ज़्यादा सुन भी रहे होंगे कि ग्लेशियर्स मेल्ट होने लगे हैं। तो क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रही है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से ये चीज़ें हो रही है। और ग्लेशियर्स जितने भी हैं वो डीग्लेशिएशन की प्रोसेस अगर उसमें होगी, वो पिघलने लग जाएंगे अगर, तो जो ओशन का वाटर है वो उसका लेवल बढ़ता जाएगा, सी लेवल राइज हो जाएगा। अब देखिए, ग्लेशियल पीरियड के बारे में बात हो रही थी, तो ग्लेशियल पीरियड्स क्या होते हैं। अगर हम यूरोप के अंदर ग्लेशियल पीरियड्स की बात करें, ये एक एक्स्ट्रा फैक्ट है, इसे आप कहीं अपने नोट्स में लिख भी लीजिए। यूरोप के अंदर 4 ग्लेशियल पीरियड्स आए थे। इनका नाम है गुन्स, मिंडल, रिस एंड वोम। गुन्स, मिंडल, रिस एंड वोम, ये थे यूरोप के 4 ग्लेशियल पीरियड्स के नाम। ऐसे ही अमेरिका में भी आए थे, नेब्रास्का, कैंसन और इलिनॉय एंड विस्कॉन्सिन। ये 4 जो थे, ये चारों थे नॉर्थ अमेरिका के ग्लेशियल पीरियड्स। अब देखिए, 4 ग्लेशियल पीरियड के बीच में एक जो पीरियड आया था, ये ब्लू पेन से जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ये था इंटरग्लेशियल पीरियड। यानी ग्लेशियल पीरियड वो टाइम पीरियड था, वो ड्यूरेशन थी जिसमें सारा पानी जो था वो आइस में कन्वर्ट हो गया था। और इंटरग्लेशियल पीरियड वो टाइम पीरियड होता है जिसमें वापस से आइस से पानी में, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारी अर्थ के ऊपर भी इस तरीके के जो ग्लेशियल और इंटरग्लेशियल पीरियड जो है वो आए हैं। The geomorphological features, especially in high altitudes and high latitudes, exhibit traces of advances and retreats of glaciers। और इसके साथ साथ में अगर हम देखते हैं कि हाइट बढ़ने के साथ साथ में, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ में, आपको पता है टेम्परेचर में कमी आती है। और हायर लैटिट्यूड्स की तरफ अगर हम जाते हैं, पोल्स की साइड अगर हम जाते हैं, तो भी टेम्परेचर में कमी देखने को मिलती है। तो वहाँ पर भी हमें ग्लेशियर्स के बारे में इस तरीके की कुछ चीज़ें देखने को मिलती है कि ग्लेशियल पीरियड बड़ा है और कभी या फिर वो कम हो गया है। तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलती है। द सेडिमेंट डिपॉजिट ऑफ ग्लेशियल लेक्स ऑल्सो रिवील द अकरेंस ऑफ वार्म एंड कोल्ड पीरियड। इसके साथ साथ में एक और प्रूफ भी हमें मिलता है। वो प्रूफ क्या है कि इन ग्लेशियर्स की वजह से जो बनी हुई लेक्स है, वो भी इसका एक प्रूफ है कि कभी बहुत ज़्यादा ग्लेशियल पीरियड आया होगा, आइस एज आई होगी, और कभी वो जो आइस एज थी वो चली गई तो वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया था। इस तरह का प्रूफ कौन देता है? हमारी ग्लेशियल लेक्स भी देती है। यानी हिमानी से बनने वाली जो झीलें होती है वो भी इस तरह का प्रूफ हमें देती है। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, हिमानी निर्मित झीलों में अवसादों का निक्षेपण उष्ण और शीत युगों के होने को उजागर करता है। तो वही वाली लाइन मैंने यहाँ पे पढ़ी है। नेक्स्ट है द रिंग्स इन द ट्रीज प्रोवाइड क्लूज अबाउट वेट एंड ड्राई पीरियड। इसके साथ साथ में एक और प्रूफ भी है, वो है जो रिंग्स होती है ट्रीज की, यानी कि जो
जो रिंग्स है ट्रीज की, वो भी हमें ऐसा एहसास कराती है, ये एक्सपीरियंस करवाती है कि जो टाइम पीरियड रहा होगा उसमें कभी आइस एज आई होगी, कभी ग्लेशिएशन की प्रोसेस हुई होगी, कभी डी ग्लेशिएशन की प्रोसेस हुई होगी। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स डिस्क्राइब द वैगरीज इन क्लाइमेट, यानी कि अगर हम बहुत सारे इतिहास में रिकॉर्ड्स उठा के देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि क्लाइमेट कभी भी एक जैसी नहीं रही है, उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस आपको देखने को मिले होंगे। ऑल दीज एविडेंसेस इंडिकेट दैट क्लाइमेट इन चेंज इन क्लाइमेट इज अ नेचुरल एंड कंटिन्यूस प्रोसेस। तो ये सारे प्रूफ और एविडेंसेस देखने के बाद में हमें समझ में आता है कि क्लाइमेट कभी भी एक स्टेबल प्रोसेस नहीं है, बल्कि एक कंटिन्यूसली चेंज होने वाली प्रोसेस है और एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है, अपने आप होती है। इंडिया ऑल्सो विटनेस्ड ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई पीरियड, और इसी तरीके के जो क्लाइमेट रिलेटेड चेंजेस है वो इंडिया में भी आए हैं। आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग्स शो दैट राजस्थान डेजर्ट एक्सपीरियंस वेट एंड कूल क्लाइमेट अराउंड 8000 BC। और राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान का जो थार डेजर्ट है उसमें भी इस तरह की वेट एंड कूल क्लाइमेट यानी ठंडी और गर्म क्लाइमेट को एक्सपीरियंस किया गया है अराउंड 8000 BC के आसपास में। द पीरियड 3000 to 1700 BC हैड हायर रेनफॉल, ये जो टाइम पीरियड था इसमें बहुत ज़्यादा बारिश हुआ करती थी। एंड फ्रॉम 2000 to 1700 BC दिस रीजन वॉज द सेंटर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, और ये जो टाइम पीरियड था यहाँ पे हड़प्पा की जो सभ्यता थी वो यहाँ पे पाई जाती थी। एंड ड्राई कंडीशन जो थी वो यहाँ पर देखने को मिली थी। इसके बाद में है इन द जियोलॉजिकल पास्ट द अर्थ वॉज वार्म सम 500 and 300 मिलियन ईयर्स अगो। और जियोलॉजिकल एविडेंसेस अगर हम देखते हैं, जो पास्ट में देखते हैं, तो हमें ये समझ में आता है कि 500 से 300 मिलियन साल पहले हमारी अर्थ बहुत गर्म हुआ करती थी। और थ्रू द कैम्ब्रियन और ऑर्डोविसियन एंड सिल्यूरियन पीरियड, और उसके बाद में ये जो 3 पीरियड्स के नाम आए थे, ये 3 टाइम पीरियड के नाम है जो हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ेंगे, उसमें ये तीनों टाइम पीरियड्स के बारे में बात आएगी और इन तीनों टाइम पीरियड्स में क्या क्या इनकी विशेषताएं थी वो हम वहाँ डिस्कस करेंगे। तो इन तीनों टाइम पीरियड्स के अंदर भी ये चीज़ जो हम देखने को मिली थी कि हमारी अर्थ बहुत गर्म थी। ड्यूरिंग द प्लिस्टोसीन इपोक ग्लेशियल एंड इंटरग्लेशियल पीरियड अकर्ड, लेकिन जैसे प्लिस्टोसीन टाइम पीरियड आया तब जो है आपको वापस से एक हिमयुग देखने को मिला, आइस एज आ गई, यानी जो पानी था वो बर्फ में कन्वर्ट हो गया। और उसके बाद में इंटरग्लेशियल पीरियड आया तो वापस से जो बर्फ थी वो वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। एंड द लास्ट मेजर पीक ग्लेशियल पीरियड वॉज, और जो लास्ट ग्लेशियल पीरियड आया था वो 18,000 ईयर्स पहले आया था। द प्रेजेंट इंटर ग्लेशियल पीरियड स्टार्टेड, और जो अभी इंटर ग्लेशियल पीरियड चल रहा है ये 10,000 ईयर्स पहले शुरू हुआ था। तो ये हमने पढ़ लिया है अभी एक जनरल इंट्रोडक्शन। इसके बाद में आगे हम बात करते हैं क्लाइमेट इन द रीसेंट पास्ट, यानी कि अभी रिसेंट टाइम के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं उनके बारे में। वेरिएबिलिटी इन क्लाइमेट अकर ऑल द टाइम, आपको पता है क्लाइमेट के अंदर जो चेंजेस है वो टाइम के साथ साथ में होते आ रहे हैं। द 19th डिकेड्स ऑफ द लास्ट सेंचुरी विटनेस एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। अपने जो लास्ट की जो अपनी 90s की जो आप जो दशक को देखेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारी वेदर से रिलेटेड और क्लाइमेट से रिलेटेड जो फिनोमिनाज हैं, जो चेंजेस है वो आपको देखने को मिलेंगे। द 1990s रिकॉर्डेड द वार्मेस्ट टेम्परेचर ऑफ द सेंचुरी एंड सम ऑफ द वर्स्ट फ्लड अराउंड द वर्ल्ड। 1990 के पीरियड में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर पाया गया था इस सेंचुरी का, और इसके साथ साथ में वर्ल्ड में कई जगहों पे फ्लड की कंडीशन, बाढ़ की स्थिति भी बनी थी। द वर्स्ट डिवास्टिंग ड्राउट इन द सहल रीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जा सकता है कि सूखे की स्थिति बनी थी कहाँ पर, सहल रीजन के अंदर। ये कहाँ पर है? साउथ सहारा डेजर्ट के अंदर 1966 से 77 के बीच में, ठीक है, ये सूखे की स्थिति बनी थी। ड्यूरिंग द 1930s सीवियर ड्राउट, 1930 के आसपास में वापस से सूखा आया था बहुत ज़्यादा साउथ वेस्टर्न ग्रेट प्लेन्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट के अंदर, जो यूएसए है, अमेरिका वाला पार्ट है, उसके जो ग्रेट प्लेन्स है, जो बहुत मैदानी क्षेत्र है, उनमें भी इस तरह की सूखे की स्थिति बनी थी 1930 के अंदर। डिस्क्राइब्ड एज द डस्ट बाउल, और उसे क्या कहा गया था? उसे डस्ट बाउल कहा गया था, यानी इतना ज़्यादा सूखा पड़ गया था कि पूरी जो फसलें थी वो पूरी खत्म हो गई थी और ऐसा लगता था जैसे डस्ट बाउल की स्थिति बन गई है। एंड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ऑफ क्रॉप यील्ड और क्रॉप फेलियर ऑफ फ्लड एंड माइग्रेशन ऑफ पीपल टेल अबाउट द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। और जो क्रॉप्स थे, जितनी भी फसलें थी वो खराब हो गई थी, बाढ़ की स्थिति बन गई थी, लोग अपनी जगहों को छोड़कर माइग्रेट कर गए थे दूसरी जगहों पे। इससे हमें पता चलता है कि क्लाइमेट के चेंज के कितने बुरे असर हुए होंगे। अ नंबर ऑफ टाइम्स यूरोप विटनेस वार्म, वेट, कोल्ड एंड ड्राई पीरियड, और यूरोप के अकेले के अंदर ही अलग अलग तरह की क्लाइमेट एक्सपीरियंस की गई थी टाइम बीतने के साथ साथ में। द सिग्निफिकेंट एपिसोड्स वर द वार्म एंड ड्राई कंडीशन इन द 10th and 11th centuries।
व्हेन द विकिंग्स सेटल्ड इन ग्रीनलैंड। और एक टाइम पीरियड आया था जब ये देखा गया था कि जो वाइकिंग एक मतलब कबीला होता है, जो ट्राइब्स होते हैं, उनका जो ग्रुप है वो ग्रीनलैंड में जाके रहने लग गए थे। इस तरीके का देखने में आया था क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि वो लोग ग्रीनलैंड में जाके रहने लग गए थे। और इसके बाद में यूरोप विटनेस लिटिल आइस एज। यूरोप के अंदर एक छोटी आइस एज भी आई थी जिसमें सारा जो लिक्विड पानी था वहाँ पे वो आइस में कन्वर्ट हो गया था 1550 से 1850 के बीच में। फ्रॉम अबाउट 1885 टू 1940 वर्ल्ड टेम्परेचर शोड एन अपवर्ड ट्रेंड। इस टाइम पीरियड में अगर आप देखेंगे तो एकदम से जो टेम्परेचर है वो बढ़ा था। एंड आफ्टर 1940 के बाद में जो रेट ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर है वो थोड़ी सी कम हुई है। अब आती है बात कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज की, तो इसको हम डिस्कस करेंगे अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग इसे पढ़िए और क्लाइमेट चेंज के कॉजेज के बारे में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद में हम टॉपिक लेंगे अपना ग्लोबल वार्मिंग और उसके बाद में चैप्टर खत्म हो जाएगा और इसी के साथ में हमारी क्लाइमेटोलॉजी वाला जो पार्ट है इस बुक का वो भी खत्म हो जाएगा। देन जो है मैं एक टॉपिक इसके बाद में या तो मैं ओशनोग्राफी स्टार्ट करूँगी या देखते हैं कुछ और एक आध को टॉपिक बीच में अगर मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं तो हम वो स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए चीज़ों को और अपना अच्छे से ख्याल रखिए।